सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। बुद्धिनाथ जी के बड़प्पन की सबसे बड़ी दलील ये है कि उन्होंने लगभग 39 लोगों को सुना बैठ के और पहली बार मुस्कुराए, यानी इसलिए मुस्कुराए कि अब हमारी बारी है। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है मेरी ज़िंदगी में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरी मुलाकात कोई 30 साल पहले की है। और संजय भाई आपसे भी ऐसे ही तकरीबन होगी। संजय भाई बहुत बड़े उद्योगपति हैं देवरिया के, दुनिया इनको देवरिया में अंधा गूंगा बहरा सब जानता है, लेकिन ये शायरी और कविता के लिए कहीं भी जा सकते हैं सुनने के लिए। ये ऐसा मतलब कि सिर्फ मोहब्बत में, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन बुद्धिनाथ जी जो है वो रिश्ते को निभाना नहीं, बनाना नहीं, बल्कि जीना जानते हैं। और जिस शख्स के अंदर इतनी संवेदनाएं होती हैं वो बहुत बड़ा इंसान होता है, और बड़ा इंसान ही कविता और शायरी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि करतल ध्वनि से स्वागत करने जितने लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का, कि वो आएँ और एक बार और जाल फेंक रे मछेरे वो ज़रूर सुनाएंगे, इसलिए कि यहाँ बहुत से लोगों ने नहीं सुना। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र माइक पर। ऊपर से वहाँ पर यहाँ एक बहुत बड़ा कवि, इनकी शाल चुरा के बहुत बड़ा कवि बन गया, उसका नाम नहीं लूँगा। हम संजय भाई तो सामने तो आ जाओ भाई, ये सामने ताकि तुलसीदास की वो चौपाई पूरी हो सके कि तात जनक तने आए सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। ठीक है, आवाज आ जाएगी। ये राज्य सरकार नहीं है बंधुओं। आज का जो यह आयोजन है मेरे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इतनी आत्मीयता, इतनी अंतरंगता और पूरे जनपद के साहित्यकारों का यहाँ उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। अवसर तमाम मुझे मिले हैं पुस्तक के लोकार्पण के, और वो प्रायः 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। सांस टूट जाती है उसकी, लेकिन 6 घंटे तक यह आयोजन हुआ और आपने जिस तरह से उसको बांध के रखा, ये बड़ी बात है। मैंने संजय जी से कहा था कि 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा, 2 बजे तक आ जाइएगा, लेकिन वो पहले आए और 2 बजे तक ही आए, लेकिन कार्यक्रम चलता रहा। तो उन्होंने भी देखा कि किस तरह से एक पुस्तक का लोकार्पण अपनत्व के वातावरण में, पारिवारिक वातावरण में होता है। वस्तुतः पुस्तक का लोकार्पण एक तरह से जन्मोत्सव है। जैसे संतान होने पर उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है, सब गाती हैं बधाइयाँ,
वही उसी तरह से ये भी एक सारस्वत संतान है। और मजे की बात यह है कि नुसरत ने आज जुड़वा बच्चा पैदा किया। दो पुस्तकों का लोकार्पण अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, केवल उस बारे में मैंने एक चाहूंगा। अब अध्यक्षता के कारण मेरा ये दायित्व होता है कि सामान्यतः मुझे एक घटना याद आ रही है। मऊ में पंडित श्यामनारायण पांडे जी का अभिनंदन हो रहा था और दादी वहां पर सामने बैठी हुई थी। तो सूर जी ने कहा कि इनका अभिनंदन तब तक अधूरा है जब दादी मंच पर नहीं आती। यानी कवि की शक्ति जो होती है वह उसकी पत्नी होती है, लेकिन अगर कवि खुद पत्नी हो तो उसकी शक्ति कौन होगा? अरशद। मैं चाहूंगा कि अरशद यहाँ पर आए और हम लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन करें सबसे पहले, ताकि और पति भी अपनी पत्नियों को पूरी तरह छूट दे, ताकि हम लोग उनके साहित्य लेखन का लाभ उठा सके। बिल्कुल। और अगर कहा गए नुसरत नुसरत तो बिना तो कैसे होगा? ये अद्भुत कार्यक्रम है। मैंने पहले कहा कि अत्यंत अवनत तो बड़ा। बहुत बहुत बधाई नुसरत को भी और अरशद जी को भी। अरशद जी ने बहुत बड़ा, ये जो हमारे सामने है वो सब उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। उस पुस्तक को सबने सराहा। मैं केवल दो चार पंक्तियां उसकी सुना करके अपनी बात पर आता हूं। एक तो यह है कि आपके हिसाब से वक्त चल न पाएगा, आपके हिसाब से वक्त चल न पाएगा, चाहे जितनी कीमती घड़ी पहन के घूमिए। ये अरशद की इस पुस्तक से। और दूसरा जो अरशद का है नुसरत के, और हाँ एक ही बात है। दूसरी बात जो कि नुसरत ने अरशद जी के लिए लिखा, वो भी बताना जरूरी है। और वो पंक्ति है कि बातें मैं कर रही थी ख्यालों में तुझसे, और बातें मैं कर रही थी तुझसे ख्यालों में, और रोटी तवे पर डालकर बैठी थी जल गई। ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसको नमन करता हूं। नुसरत के बारे में उर्दू और हिंदी की बात की गई, लेकिन वो कहां तक पहुंची है उसका भी एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा पर्व होता है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छठ पर्व। सूर्य को प्रणाम करने का पर्व। नुसरत वहां तक गई है और वो छठ के गीत भी उसने लिखे। अब वो जो है कि फल फूल पकवान सगरियु सुहाय, बहंगी झूमत जाए, छठी मैया घाटे बुलाए, बहंगी झूमत जाए। ये लिखना साधारण बात नहीं है, अपनी बहुत बड़ी बात है। मैं नुसरत की इस पंक्ति को पढ़ करके रहीम साहब का एक बरबई याद करता हूं। रहीम जानते हैं आप किस वातावरण में रहते थे, कैसे रहते थे, लेकिन एक छोटे से वातावरण में जो बात कही है वो यही है रंग कि हौं लखी हौं री सजनी चौथ मयंक।
हाँ लखी हाँ री सजनी चौथ मयंक, देखो के विधि हरिसों लगे कलंक। हाँ लखी हाँ री सजनी, मैंने मैं चौथ मयंक मैंने जो चौथ का चांद जो देखना जो है उसका मतलब होता है कि उसके बाद उसकी निंदा होगी। कहते मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि कृष्ण से कलंक कैसे लगता है। कितनी बड़ी बात कही होती। आइए अब समापन है, 2-3 मुक्तक सुना करके एक गीत सुना करके समाप्त करना चाहूंगा मैं। और मेरे ऊपर कुछ ऐसा आदेशात्मक है बंधन कि मैं उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकूंगा। तो अपने मन से मैं कुछ सुनाने, भले ही देश आजाद है लेकिन मैं इस माइक पर आजाद नहीं हूं। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार। इसका अखिलेश जी से कोई संबंध नहीं है। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। एक मुक्तक आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, कलीम भाई, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। अंतिम मुक्तक कि प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और मन को परेखता ही रहा, सोचता ही रहा। राय साहब, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। गीत तो मैं दूसरा सुनाना चाहता था, लेकिन ये संयोजक का जो हुप जारी होता है ना,
तो उस व्हिप का आदर करते हुए, जैसे मेघनाद के रस्सी में हनुमान जी बंध गए थे, उसी तरह से मैं बंधा हुआ हूं, एक बार और जाल फेंक रे बछेरे। एक निराश मछुए को संबोधित है ये गीत, बहुत पुराना है, सुनिएगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की जिंदाबाद। मछेरा बहुत परेशान कर रहा है, मछेरे को खांसी हो रही है, सुबह का है। अरे वाह, आप जैसा भाई हो तो हर बहन कवित्री होना चाहिए। अब वो तो समझने वाली बात है, आपको इससे क्या मतलब? इसमें राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं है, ये पारिवारिक मसला है। सुनिएगा, कुमकुम सी निखरी तक से इसको समाप्त करना चाहूंगा, जो कवियों की ओर से मैं कहना चाहूंगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। सर एक बात खाली कहना चाहूंगा, सर एक बात हमारी सुन लीजिए, तो कोई सुन ले, कोई सुन ही नहीं रहा, ज्ञान प्राप्त हुआ। जाल फेंक रे मछेरे, क्या बात है डॉक्टर साहब? असली बहन आ जाओ, फर्जी बहन आ जाओ। हाँ जल्दी से सुना लो, हमको कह रहे हैं ना, तुम्हारा भी सम्मान हो जाएगा। सर एक बात मैं कह दूं सर, एक बात मैं कह दूं सर, ऐसा हुआ सर, सुन लीजिए सर, अध्यक्ष जी 6 घंटे के कवि सम्मेलन के बाद जो है मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आखिर ये 6 घंटे तक चला कैसे? तो उसमें मुझे ब्रह्मा जी से मैंने पूछा कि 6 घंटे चला कैसे? उन्होंने कहा अध्यक्ष बहुत बढ़िया थे आपके, लेकिन अध्यक्ष जी की एक कमी है कि हर चीज की शिकायत करते हैं, हर चीज पे। अध्यक्ष से पूछा जाएगा भाई साहब सब ठीक था अभी? कहेंगे सब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। क्या कुछ खाने पीने में? क्या कुछ नहीं। क्या कोई तो आप शिकायत करते हैं? अध्यक्ष ने कहा सब बहुत बढ़िया था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। तो सब बहुत बढ़िया था, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कार्यक्रम। हाँ अब हम सरेंडर हो गए। तुम भी कुछ बोल ले बेटा, आ जाओ। एक बार और जान छेक ले मछेरे, जानेंगे कौन? तंबू वाले? आप सुनाएंगे कि तंबू वाले हैं?
तंबू वाला, लेकिन कविता भी सुनाता हूँ। इतना लंबा कब से मन करेगा तो कवि हो जाएगा, तो तंबू धंधा चला जाएगा। सबसे पहले नुसरत बहन के लिए, आदर्श पथ पर चढ़ते रहिए, कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए, यही दुआ है मेरी और है मेरा ख्याल। बहन नुसरत, विमोचन हो आपकी पुस्तक का हर साल। मानवता और इंसानियत की गारा माटी में समरसता के सीमेंट से तैयार होने वाली मकान में प्रेम के ईंट से बनती है कविता की नींव। मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है लाचारी, भूख और वो माँ। बड़ी थी दुखिया, बड़ी थी गरीब, सोचती थी शायद वह भी बदनसीब। पति जिसका बीमार था, हाथ पैर से भी लाचार था। मानो भयंकर गरीबी पर पेट की भूख हावी हो गई। न चाहते हुए भी वह मजदूरी करने की आदी हो गई। इतने में ही भेजा विधाता ने उनके घर नन्हा मेहमान। दंपति की तरफ इशारा है कि मानो टूट पड़ा उन पर दुखों का आसमान। दोनों ताकने लगे मुंह एक दूसरे का कि कैसे चलेगी रोजी। धीरे धीरे दिन कुछ गुजर गए, मतलब छठियार बरही बीत गई। हालात भी सुधर गए। छोड़ सारी चिंताएं, बांध कर बच्चे को पीठ पर, प्रतिदिन कड़कती धूप में माँ काम पर जाने लगी। लौटती थी शाम को, चिंता पति की सताने लगी। असहाय था, देखिएगा दीपक सर, असहाय था, लाचार था, फिर भी ताकती थी मुंह पति का। अगली सुबह वह लाचार भी छोड़ चुका था साथ सती का। सोच कर चिंतित हो गई, कहां से लाऊं पैसे कफन के, क्योंकि गोद का मासूम भी इतना भूखा था जो चिपका था माँ के सूखे स्तन से। आप सभी को सादर प्रणाम। हमारा